नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के लिए भारत के बाहर विदेश दौरे पर गए हैं और प्रधानमंत्री का यह दौरा करीब करीब 3 देशों में होगा। 6 दिन की यात्रा है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर जहां एक तरफ दुनिया में जहां जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां पर बहुत हलचल है, भारतीय मूल के लोगों में बहुत उत्साह है, तो वहीं कांग्रेस बेचैन है। आखिर क्यों भारत के प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर कांग्रेस बेचैन होती है? दो टूक में आज मैं इस पर बात करूंगा, इस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की एक बड़ी खबर के बारे में आपको कुछ स्पष्टीकरण और कुछ जानकारी देना जरूरी है। दो टूक के सभी दर्शकों को यह खबर लग गई होगी कि 2000 रुपए का जो नोट है अब वो जल्द ही चलन से बाहर हो जाएगा। यह आज आरबीआई ने ऐलान किया है। लेकिन इस खबर को लेकर के लोगों के बीच कई सारी अभी आशंकाएं हैं, कई सारी जो जानकारियां लोगों के पास नहीं है। तो बहुत संक्षेप में आपको एक बार फिर से बता दूं कि आरबीआई ने ऐलान किया है कि 2000 रुपए का नोट जो है वो चलन से बाहर होगा, लेकिन वो लीगल टेंडर रहेगा। इस बात को समझिएगा, वो लीगल टेंडर रहेगा, यानी कि वो नोटबंदी जैसा कुछ नहीं हो रहा। कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो ये नोटबंदी नहीं है। 2000 रुपए का नोट जो है लीगल टेंडर रहेगा, लेकिन इसको चलन से बाहर कर दिया गया है। और पहले भी, इससे पहले भी 2000 का जो नोट था वो मार्केट में बहुत कम आ रहा था, बैंकों की तरफ से बहुत कम जारी किया जा रहा था और उसकी छपाई कुछ साल पहले ही रोक दी गई थी। अब आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर तक, जी हां बहुत वक्त है, परेशान मत होइएगा, 30 सितंबर तक आपके पास जो 2000 के नोट हैं आप उसे बैंकों में जाके जमा करवा सकते हैं और आप जो है उसके बदले दूसरे नोट ले सकते हैं। तो इस बात को लेकर के जरा कतई परेशान मत होइएगा। ये जो कुछ किया जा रहा है ये अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए कदम उठाया गया है और सरकार ने और आरबीआई ने इसलिए ऐलान किया है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत वक्त है आपके पास अगर कहीं भी रखे हुए नोट आपके पास, तो आप उनको आराम से जाकर उसको बदलवा लीजिए और समय भी बहुत है और ऐसा भी नहीं है कि इसको लेकर कोई कंफ्यूजन की स्थिति है। लीगल टेंडर हैं ये नोट और रहेंगे। बहरहाल ये तो मेरी जानकारी जो आज के लिए जरूरी थी देना। लेकिन एक बार फिर लौटते हैं विषय की ओर। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस वक्त विदेश दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री 3 देशों में जाएंगे, 6 दिन का कार्यक्रम है और उनके 6 दिनों में करीब करीब 40 कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों में 40 कार्यक्रम हैं। 24 दुनिया के नेताओं से वो मुलाकात करेंगे और आज प्रधानमंत्री इस यात्रा के पहले चरण में जापान की राजधानी हिरोशिमा पहुंच गए हैं। और जैसे कि हर बार होता है, प्रधानमंत्री हिरोशिमा पहुंचे, वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ और स्वागत तो हुआ ही, और साथ साथ जो भारतवंशी हैं उनके स्वागत के लिए वो जमा हो गए। और नरेंद्र मोदी का जो जादू है, एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि वहां भारतवंशियों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो भारतवंशियों के सर पर चढ़कर बोल रहा है और एक बार फिर भारतवंशियों में जोरदार जो है उत्साह है। वहां पर लोग नारे लगा रहे हैं, मोदी मोदी के, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और प्रधानमंत्री को हम देख रहे हैं कि इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और जैसा मैंने बताया कि उनका जो इस यात्रा को लेकर के बहुत उत्साह है दुनिया भर में। Feeling since PM Modi has become our Prime Minister is to a different level. जब से मोदी जी आए हैं हमको हमारे देश पे गर्व है, खुद पे गर्व है।
ये सब मोदी जी का कमाल है। सबसे इस तरह मिले हैं जैसे अपने परिवार की तरह, सबसे सभी सिक्योरिटी को एक्साइट करते हुए। यू कैन से ही इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री के बारे में अभी तो कुछ वर्ड्स ही नहीं है। वैश्विक पटल पर भारत की जो साख बढ़ी है वो मोदी जी की नेतृत्व में जिस तरह से भारत आगे बढ़ा है वो किससे छिपा नहीं है। पहले भारत मदद मांगने वालों में से था, आज मदद देने वालों में बना है। टर्की सीरिया की बात हो, नेपाल की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना है। दुनिया आज मोदी मॉडल की ओर देख रही है कि कैसे इतनी बड़ी चिंता जो कोविड-19 की थी उस समय भी रिफॉर्म्स लाकर देश में इन्वेस्टमेंट आज तक की सबसे बड़ी एफडीआईज लाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं, और लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के रवाना होने से पहले ही अपने तरकश से तीर निकाल लिए। और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस पूरे मसले को लेकर, जो मीडिया के प्रमुख है, मीडिया इंचार्ज है जयराम रमेश ने, इसको लेकर के एक तीखा ट्वीट किया। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि जापान के हिरोशिमा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में स्वघोषित विश्व गुरु के शामिल होने को लेकर फेक नैरेटिव बनाना और फैलाना शुरू कर दिया है। हकीकत यह है, विकसित देशों के शिखर सम्मेलन बहुत पहले से 1976 में शुरू हो गए थे। 2003 में पहली बार इस सम्मेलन में कुछ अन्य देशों के साथ भारत को आमंत्रित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह नियमित रूप से ऐसे G7+ शिखर सम्मेलनों में भाग लेते थे। जयराम रमेश लिखते हैं, ऐसे में इस सम्मेलन को लेकर ढोल पीटने का उद्देश्य न सिर्फ द ग्रेट लीडर द्वारा खुद की प्रशंसा करना है, बल्कि शासन की निरंतरता और पिछली सरकारों के योगदानों को मिटाना है। तो इस तरह से जयराम रमेश ने यह ट्वीट किया। तो मैंने कहा कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरों पर जाते हैं, दुनिया भर में जब जय जयकार होती है, कांग्रेस में हाहाकार होती है। इसी को लेकर आज की डिबेट, आज की इस चर्चा को मैं आज बढ़ाऊंगा। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा जो सवाल है, जिस पर आज की इस चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, वो सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जरा सवाल स्क्रीन पर दिखाइए। मेरा आज का सवाल जो है, मेरा आज का सवाल, जब दुनिया में होती है भारत के प्रधानमंत्री की जय जयकार, तो कांग्रेस क्यों होती है बेकरार? जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए। जब दुनिया में होती है भारत के प्रधानमंत्री की जय जयकार, तो कांग्रेस क्यों होती है बेकरार? यह मेरा सवाल है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ चार मेहमान जो है जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का एक एक करके मैं परिचय करवा दूं। मेरे साथ चार मेहमान जो जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं। मेरे साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कमरू चौधरी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और मेरे साथ प्रभु दयाल जी हैं, वरिष्ठ पूर्व राजनयिक हैं भारत के। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। कमरू चौधरी जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं इस डिबेट को लेकर के। जब भारत के प्रधानमंत्री की होती है जय जयकार, तो कांग्रेस क्यों होती है बेकरार? आखिर भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री थोड़ी। अगर भारत के प्रधानमंत्री की जय जयकार हो रही है, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, तो इस पर सबको खुश होना चाहिए। लेकिन जयराम रमेश के ट्वीट से लगता है कि कांग्रेस खुश नहीं है। देखिए अशोक जी, सबसे पहला बात है 1947 से 2023 का सफर हम सब ने मिलकर लिया है। इस देश का एक एक आदमी उसमें हिस्सेदार है। कोई ऐसा बोल नहीं सकता है कि नरेंद्र मोदी से देश का आजादी हुआ है। 2014 से भाजपा वालों का यही कहना है कि 2014 के बाद में ही भारत तरक्की के राह पे आया। पूरा विश्व ने भारत को पहचाना जाना 2014 के बाद में। जी मीडिया के थ्रू से आप एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या G7 समिट में नरेंद्र मोदी जी पहला प्रधानमंत्री है? नहीं, उनसे पहले सारे प्रधानमंत्री G7 में जाते रहे। G20 क्या प्रधानमंत्री क्या भारत को एकमात्र प्रेसिडेंटशिप मिला? नहीं, कई सारे देशों को मिला, उसके बाद भारत को मिला। ये बात है। हम जो कांग्रेस पार्टी से ये समझते हैं कि आज जिस तरह से भारत का फॉरेन पॉलिसी जो हो चुका है, यहाँ पे आज आपने जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप का जाकर वहां पे इलेक्शन का आपने प्रचार किया अमेरिका में जाकर, उसमें भारत का छवि अच्छा हुआ या बुरा हुआ? आप बताइए। आज रशिया यूक्रेन वॉर में जिस तरह से भारत का पॉलिसी रहा यूक्रेन के खिलाफ, आज वही यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे G7 के समिट के पास में। जिस तरह से आज आपका पॉलिसी चाइना का तरफ है,
जिस तरह से नेपाल ने आपसे पीठ दिखाकर चाइना की तरह रू कर लिया, भूटान जिस तरह से जा चुका है, श्रीलंका में जो हालत है, कमरू जी एक मिनट, मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूं। देखिए, भारत की विदेश नीति को लेकर एक डिस्कशन है, वो एक अलग पार्ट है, मैं उस पर भी आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप उस पर जो सवाल उठा रहे हैं उस पर भी हमारे साथ जो है प्रभुदयाल जी भी हैं और बाकी मेहमान भी हैं, शहजाद जी भी है, उस पर जवाब देंगे। लेकिन मेरा पहला मूल सवाल जो है, ये ठीक है, बीजेपी अगर मान लीजिए बीजेपी ये कह रही है कि हम पहली बार कर रहे हैं तो उसका जवाब बीजेपी देगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अभी हमने सुना, जापान में सुना, और कई दौरों में, प्रधानमंत्री के कई दौरों की मैंने खुद रिपोर्टिंग किया है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भी मैं वहां था जब प्रधानमंत्री पहली बार 2014 के बाद वहां गए थे। तो भारतवंशियों को अगर लगता है कि ये पीएम हमारे दिल के करीब हैं, अभी हम तमाम जापान में जो भारतवंशी हैं उनके बयान सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि उनको अच्छा लग रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर भारत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको बड़ा अच्छा लगता है, तो वो उनकी भावनाएं हैं, उसको लेकर इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? यही तो परेशानी है अशोक जी। क्या? भारत में आज मणिपुर में सैकड़ों लोग रास्ता में बैठे हुए, हमारा प्रधानमंत्री को उनके पास में जाने का एक वक्त, 1 मिनट समय नहीं है। जो लोग वहां पे मारे गए मणिपुर में, उनके बारे में एक शब्द बोलने का उनको समय नहीं है। लेकिन वो जापान में जाकर जो हिंदुस्तान को त्याग चुके हैं, जो लोग जो हिंदुस्तान को छोड़कर लात मार के चले गए दूसरे, लात मार के चले गए, आज प्रधानमंत्री के बहुत हिंदुस्तान को लात मार के चले गए। बड़ा कमरू जी क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं? भारतवंशी है, अगर जापान में बसे हैं। कमरू जी प्लीज आप एक बात समझिए, ये भारतवंशी है और भारतवंशी जहां जाता है ना, उसके दिल में हिंदुस्तान होता है। और वो भले ही किसी भी कारण से गया हो, वो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग कारणों से जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये क्या वो लात मार के गए। प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। वो भारतवंशी है, उनके ऊपर हमें भी प्राउड। देखिए, मैं हिंदुस्तान को सबसे बड़ा नुकसान जो कर रहे हैं आज के डेट में बैठे हुए यही लोग हैं जो भारत का बदनाम करते हैं विदेशों में जाकर, और वही जाकर वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाते वहां पे तो हर हर मोदी और हर घर मोदी का नारे वहां से लगाते हैं। काय के लिए? ये टोटल एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन है भारतीय जनता पार्टी और उनके इकोसिस्टम का, ताकि उसको मीडिया में 24 घंटा यहां पे दिखाया जाए और नरेंद्र मोदी जी का जयजयकार चले। क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी ये भूल गए कि वो सुप्रीम लीडर नहीं है हिंदुस्तान के, यह एक डेमोक्रेसी। ओके, मैं फिर कह रहा हूं कमरू जी, आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि भाई ठीक है, मुझे लगता है कि भारतवंशियों को अपनी भावनाएं दिखाने का हक है, लेकिन आप कह रहे हैं सब एक डिजाइन किया हुआ है। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि ये सारे जो कुछ हो रहे हैं वहां पर लोग नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, घर घर मोदी जो है मोदी कर रहे हैं, वो सब एक प्लान्ड है, ऑर्केस्ट्रेटेड है सब। सबसे पहले अशोक जी, जो अशोभनीय अस्वीकार्य टिप्पणी भारत के ब्रांड एम्बेसडर जो भारतवंशी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और भारत के सॉफ्ट पावर और भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके विषय में की गई है कांग्रेस की अधिकृत टिप्पणी है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आप उसको भारत से बाहर निकाल सकते हो, पर उसके मन मंदिर में जो भारत बसा है वो कभी नहीं निकाल पाते। और इसीलिए चाहे जिस भी परिस्थिति में वो भारत छोड़ने पर मजबूर हुआ होगा उस समय के कालखंड में, वो जहां जाता है वहां पर भारत की संस्कृति को बसाता है। और आज इसी के चलते हमारी फॉरेन पॉलिसी चाहे जिसी के जमाने में रही हो, उसका एक अहम अंग हमारे भारत के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। आप और मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली है कि भारत में रहकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर भारत का झंडा जो भारत के बाहर रहकर बुलंद करता है अशोक जी, उसके चरणों में मैं नमन करता हूं कि उसने भारत का झंडा इतना ऊंचा किया है, भारत के पासपोर्ट को इतना ऊंचा किया है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि इस प्रकार की बातें उनके बारे में कही गई। अब देखिए अशोक जी, हमारे साथ में प्रभुदयाल जी जैसे महान व्यक्तित्व भी है। राष्ट्र नीति हमेशा राजनीति के ऊपर रही है। हो सकता है कि हमारी राष्ट्र नीति जो है अलग अलग सरकारों के समय पर एक ही राष्ट्र नीति रहती है, राजनीति अलग अलग होती है। इसीलिए एक समय था कि नरसिम्हा राव जी ने भी वाजपेयी जी को भारत का केस रखने के लिए यूनाइटेड नेशन भेजा था, और विपक्ष के नेता होते हुए भी उन्होंने वो केस रखा था।
और ऐसे कई मौके आए जब वाजपेयी जी ने भी उस समय की सरकारों की प्रशंसा भी की होगी या उसके साथ खड़े रहे होंगे, क्योंकि राष्ट्र नीति एक होती है, विदेश नीति एक होती है। इसीलिए आज जिस प्रकार की ओछी और अपरिपक्व टिप्पणी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है वो उनकी मानसिक कुंठा को दर्शाती है। और मैं आज पूछना चाहता हूं, क्या हमारी राष्ट्र नीति को वोट बैंक की राजनीति के चलते गिरवी रखा गया कि नहीं रखा गया? हमने कितने वर्षों तक इजराइल से संबंध नहीं बनाए, क्यों नहीं बने? ओके शहजाद एक मिनट, मैं फिर विदेश नीति के मुद्दे पर, लेकिन आप जो आपने इंपॉर्टेंट बात कही और जो कमरू चौधरी जी ने कही है, मैं जरा उस मुद्दे पर थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है अगर कांग्रेस यही सोचती है कि विदेशों में बसे भारतवंशी जो है वो है जिनको जो लात मार के निकल गए, तो फिर सवाल उठता है राहुल गांधी क्यों फिर आप दुनिया भर में जाते हैं, भारतवंशियों के बीच जाते हैं दुनिया भर में जा जाके, और बड़ी बात क्या है कार्यक्रम में जा रहे हैं सर, मैं वही कह रहा हूं, वो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में गए थे, भारतवंशियों का एक विशाल जो सम्मेलन किया था, अब कांग्रेस वहां पर राहुल गांधी को रीलॉन्च कर रही है। उसी मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से पहले राहुल गांधी जा रहे हैं, राहुल गांधी को वहां पर भारतवंशियों के बीच ले जाया जा रहा है। तो अगर कांग्रेस उन्हीं भारतवंशियों को यह मानती है कि ये तो लात मारकर देश को चले गए, तो फिर अगर वहां पर राहुल गांधी का विरोध हो या भारतवंशी वहां राहुल गांधी को कहें कि हम आपको पसंद नहीं करते, तो कांग्रेस को हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि क्या हम भारतवंशियों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कि वो लात मार के चले गए और ये लोग भारत को वहां पर जो है सब नुकसान पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं भारत के हितों को? अशोक जी देखिए, राजनीति के दो डायमेंशन है, एक डायमेंशन है देश के अंदर और एक है देश के बाहर। देश में हम निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से असहमत हैं और हम लोग लगातार उनकी उन कमियों के बारे में चर्चा भी करते रहे, बोला भी है उसके मामले में। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री देश के बाहर जाते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे देश का सम्मान होते हैं, हमारे देश का प्रतीक होते हैं और हमारे देश का वो ऑनर होते हैं। वहां उनका जाना हमारे विदेशी संबंधों के आधार पे भी होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहां जब जाते हैं तो देश की बात करने दूसरे मुल्कों के साथ बात करने जाते हैं, उसमें देश के हित छुपे होते हैं, देश के बहुत सारी आगे की प्रगति उसमें छुपी हुई होती है। मैं ये सोचता हूं कि और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस मुद्दे को हमेशा अलग करके देखा है, देश के बाहर और देश के भीतर। निश्चित रूप से देश के बाहर जब हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं, हम चाहते हैं कि जो वहां पे भारतवंशी हैं, जो लोग वहां पर हैं, उनका सम्मान करें, स्वागत करें। ये सम्मान देश के प्रधानमंत्री का हो रहा है, ये देश के एक नागरिक का हो रहा है। मैं सोचता हूं इससे तो हम सब लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। मैं नहीं सोचता कि इस पे कोई किसी प्रकार की आपत्ति है। मुद्दा इसमें यह है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे पर देश की राजनीति के ऊपर जब टिप्पणी करते हैं या जब देश के राजनेताओं के बारे में या देश की राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ जब बोलते हैं, तो निश्चित रूप से उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है और उस पर कहा जाता है। ठीक है, मैं उस राजनीति पे आ जाऊंगा। एक मिनट मैं उस शहजाद एक मिनट मैं उस राजनीति पे आ जाऊंगा कि भाई देश के बाहर जाके राहुल गांधी क्या बोलते हैं, पीएम क्या, इस पर बहस हो सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूं, आपने कम से कम ये कहा कि भाई भारतवंशियों को लेकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर। कमरू चौधरी कांग्रेस की सहयोगी भी मानती है, इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस कई बार इसलिए जो है अपने सहयोगियों से भी वो साथ छूट जाता है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस कई इश्यू पर ऐसी बातें करती है जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर भारत के बाहर गए भारतवंशी सब जो हैं लात मार के गए, वो लोग बेकार लोग हैं, भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं, भारत के बारे में छवि खराब कर रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी को क्यों ले जाया जा रहा है मेडिसिन स्क्वायर गार्डन? रद्द कर दीजिए। अभी कांग्रेस प्लान कर रही है कि 5000 भारतवंशियों के बीच राहुल गांधी मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में पंप एंड शो करेंगे। तो क्यों कर रहे हैं वहां पर उन लोगों के बीच जो भारत को लात मार के गए? अशोक जी, मैंने जानबूझकर ये स्टेटमेंट को छोड़ा था ताकि आप इसको पकड़े, डिबेट करें इन लोगों का बीच में। ये मेरा शब्द नहीं था, ये आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शब्द था जब उन्होंने बोला था कि भाई जो लोग बाहर चले गए वो शर्म महसूस करते कि हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं। कमरू जी, किसका वक्तव्य था? अब आप दोबारा ट्यूस कर रहे हैं, आपने पहले दोबारा नहीं, प्रधानमंत्री खुद बोले हैं। ये किसने कहा भारत को लात मार के गए? एक मिनट, हिंदुस्तान ये जन्म, कमरू जी, ये किसने कहा भारत को लात मार के गए? ये किसी आपके शब्द हैं?
नहीं, आप बोलिए इस चीज में अंतर क्या है? अरे अंतर बहुत है, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं कमरू जी, आप बंगाल से आते हैं, सुनिए कमरू जी एक मिनट, कमरू जी आप बंगाल से आते हैं, आप सुनिए, नहीं मैं कमरू जी एक मिनट सुनिए मेरी बात, कमरू जी आप मेरी बात सुनिए, नहीं कमरू जी एक मिनट, कमरू जी आप बंगाल से आते हैं, आप अधीर रंजन चौधरी जी की तरह थोड़ी देर में ट्विस्ट करेंगे, कहेंगे कि मैंने जो बोला उसकी भाषा मुझे नहीं पता थी क्योंकि मैं इसलिए राष्ट्रपति और राष्ट्रपति नहीं कह गया क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती थी। आप कह रहे हैं लात मार के गए, जो मुझे लगता है बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल शब्द है, और वो भारत में किसी ने नहीं कहा, हर एक शब्द से भारत में किसी ने नहीं कहा कि लात मार के गए, किसी ने नहीं कहा लात मार के गए। ये बताइए, पहले ये मीनिंग समझाइए, जब प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं। मुझे पहले ये मीनिंग समझाइए, लात मार के कैसे जाना हुआ। अशोक जी मेरा बात खत्म कर लेने दीजिए, फिर आप बहस कर लीजिए। मैंने जानबूझकर ये बात को छेड़ा था यहाँ पे। आप बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारा इज्जत सर पे लेकर जाते विदेशों में, हमारे लिए कुछ लेकर आएंगे विदेशों से, या हमारे लिए गुण गाएंगे बाहर में जाकर, लेकिन प्रधानमंत्री का लैंग्वेज क्या है बाहर में जाकर? ऑपोजिशन ने ये बोल दिया, ऑपोजिशन ने ये कर दिया। हिंदुस्तान से जो बाहर जो प्रवासी आ गए, जो एनआरआई यहां पे आए, उनको शर्मिंदगी महसूस होती थी पहले कि हिंदुस्तान में जन्म हुआ। कब, कौन सा इरा का बात कर रहे हैं? जब कांग्रेस यूपीए जब सरकार में थी तब लोग हिंदुस्तान छोड़कर बाहर आ गए। ओके, प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं उनका भाव ये नहीं। ओके, मैं आपको हिंदुस्तान का नाम को उजागर करना चाहिए, ना कि विदेशों में जाकर हिंदुस्तान के ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ बोलना। ये तो पहले उनको ठीक करना चाहिए, उसके बाद हमारा राहुल गांधी भी ठीक कर लेंगे। पहले ये तो तैयार कर ले कि भाई कैमरा प्लेन में चढ़ते वक्त किस तरह से मूवमेंट करके दिखाया जाए, ड्रोन से दिखाया जाए कि नीचे जमीन से दिखाया जाए। शहजाद तो ये तो आज प्रचार मंत्री। रुकिए शहजाद रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि प्रभु जी को भी बोलना है। मैं छोटी टिप्पणी करूंगा जी। कमरू जी ने 3 उदाहरण गिनाए, तीनों उदाहरण में साफ है कि इनके हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के बारे में कुछ बोला। क्या विपक्ष देश है? नहीं। परंतु जो कमरू जी ने भारत वंशियों के बारे में कहा कि उन्होंने इस देश को तथाकथित रूप से लात मार दी, कोई अपनी मां को लात नहीं मारता। इस विषय पर कमरू जी अपना स्पष्टीकरण दे, क्योंकि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं कमरू जी हाल ही में, तो वो कांग्रेस के अधिकृत और वरिष्ठ नेता है। कांग्रेस पार्टी बताए कि क्या जो करोड़ों भारतवंशी भारत मां के बाहर रहते हैं, क्या उन्होंने अपनी मां को लात मारकर बाहर जाने का काम किया? हाँ या नहीं? ओके, कमरू जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। जी अशोक जी एक बार दोबारा दोहराइए। वो शहजाद जी कह रहे हैं कि क्या, हाँ शहजाद जी आप ही दोहरा दीजिए। शहजाद जी बोलिए। कमरू जी, जो आपने उदाहरण गिनाए, उन उदाहरणों में आपके हिसाब से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के विषय में कुछ बोला होगा। सही गलत वो आपकी टिप्पणी हो सकती है। विपक्ष देश नहीं है, कांग्रेस पार्टी देश नहीं है, पर आपने देश के लोगों के विषय में कहा कि देशवासी जो बाहर बसे हुए हैं उन्होंने भारत को लात मारी। आप क्योंकि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी भी रहे हैं और वरिष्ठ नेता है, क्या ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी की विचारधारा है या ये कमरू का आत्मघाती बयान है? देखिए शहजाद भाई, हम यहाँ पे आज अशोक जी का प्रोग्राम में बैठकर ना तो एपोलोजेटिक होऊंगा और ना ही कोई तरह का इसका बयान को आगे ले जाना चाहूंगा, लेकिन मुद्दा का बात यहाँ पे ये है, तो क्या माफी मांगते हैं भारतवंशियों के बारे में इस प्रकार से जहर उगलने के लिए? भारतवंशी देखिए शहजाद भाई, आज जिस तरह से आपको भारत से नफरत क्यों है? आपको क्यों नफरत है हिंदुस्तान से? हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों से आपको? तो भारतवंशी ने माता को लात कैसे मारी? सुनिए, आपके लिए जो है कि एक आपका कोई रिश्तेदार देश के बाहर रहता है कि हिंदुस्तानी है, आपका कोई रिश्तेदार देश के बाहर रहता है? नहीं, क्या आपका कोई रिश्तेदार देश के बाहर रहता है? देखिए सुनिए, मेरा रिश्तेदार क्या उसने लात मारी क्या भारत मां को? इतना तो मालूम है भाई, मेरे माता पिता के भाई रहता है, आपका स्विस बैंक में भी अकाउंट हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं है। मेरा खून में हिंदुस्तान लिखा हुआ है। आपके रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं वो लात मारते क्या भारत माता को? अरे सुनिए, आपका प्रधानमंत्री जी ये बात कैसे बोल दिए थे कि हमको शर्म आती थी कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुआ है? ये कौन बोल दिया? हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मेरे को बोलने में शर्म आता है। कौन बोला? आपका प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री। भारतवंशी माता को लात मार के बाहर गए, हाँ या ना? देखिए पहला बात, ये सवाल जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री का ये लैंग्वेज सही है या गलत?
मुझे लगता है यार गलत। ओके, मुझे लगता है कमरू जी जो कह रहे हैं, कह तो ये रहे हैं कि उन्होंने दरअसल जो है जानबूझ के बोला था, लेकिन मुझे लगता है कमरू जी को थोड़ा एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो बयान दिया था वो सही नहीं था। ठीक है, जो भी भाव हो, आप उसको एपोलॉजेटिक नहीं होइए, लेकिन हमको लग रहा है कि आप अब उसको दोहरा नहीं रहे हैं, तो मैं इस विषय को यहां छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए भारतवंशी जो गए हैं वो भारत को लात मार के गए हैं। उनके वो कहीं भी रहे, भारत उनके दिल में रहता है, किन परिस्थितियों में गए उस पर ऐसी टिप्पणी करना मुझे लगता है खराब होगा। लेकिन प्रभुदयाल जी कुल मिलाकर ये जो पूरी बहस है, देखिए अभी बृजमोहन जी ने कहा कि भाई जब भारत का प्रधानमंत्री जाता है तो वो भारत का प्रधानमंत्री है, फिर वो चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, प्रधानमंत्री जो है मोदी हो, वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जाता है। क्या हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते सब लोग मिलकर, राजनीतिक दीवारें तोड़कर? अशोक जी, मेरा ये मानना है कि फॉरेन पॉलिसी के जो मामले होते हैं उसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। पहले नहीं आती थी। आपने खुद जिक्र किया, नहीं शहजाद जी ने कहा कि जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने यूएन में जो डिस्कशन हो रहा था, जब पाकिस्तान एक रेजोल्यूशन टेबल कर रहा था भारत के विरुद्ध, तो उन्होंने अटल जी को लीडर ऑफ डेलीगेशन बना के भेजा था। इतनी यूनिटी होती थी फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में। दूसरी बात, मेरी तो पूरी जिंदगी गुजरी बाहर सेवा करने में और भारतीयों की सेवा करने में जो भारत से बाहर गए हैं, काम करते हैं। मेरा यह मानना है कि आप किसी भारतीय को भारत से बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन उस भारतीय के अंदर से भारत को बाहर नहीं ले जा सकते। बिल्कुल सही। वो यकीनी तौर पर बहुत भारत से प्यार करते रहते। इनमें सब बहुत अमीर बड़े बिजनेसमैन नहीं है। मैं दुबई में कौंसल जनरल था, कुवैत में एम्बेसडर था। इन दोनों जगहों पे जो ज्यादातर भारतीय नागरिक हैं वो मजदूर हैं, मजदूरी का काम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और रेमिटेंसेस भेजते हैं। वो भारत से बहुत प्यार करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत से जाते हैं, वो बाहर के नागरिक बन जाते हैं, फिर वो अनाप शनाप बात करते हैं। लेकिन अधिकांश भारतीय नागरिक भारत से बहुत प्यार करते हैं। और जो यहां हो रहा है, आपके टेलीविजन में जो होता है, डिस्कशंस होते हैं, वो भी वो देखते हैं। और वहां अगर किसी ने ये प्रोग्राम देखा और उसने सुना कि उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बाहर जाके भारत को लात मार रहा है, तो उसको यकीनी तौर पर बहुत दुख होगा। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपनी बातों से भारत के बाहर बसे हुए जो हमारे नागरिक हैं उनको ठेस ना पहुंचाएं। दूसरी बात, मेरा यह मानना है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी धीरे धीरे ज्यादा इफेक्टिव हो रही है। एक वजह उसकी है कि भारत का दबदबा दुनिया में बढ़ रहा है। जब आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अच्छी होती है जी, तब आपका दबदबा बढ़ता है। भारत की इकोनॉमी देखिए बहुत दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत अच्छी चल रही है। जो आईएमएफ की जो डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने कहा कि भारत इज लाइक अ शाइनिंग स्टार अगेंस्ट अ डार्क होराइजन। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर लीडर है। ये सब इस वजह से क्योंकि भारत की इंटरनेशनल प्रोफाइल अब बहुत बढ़ती जा रही है। और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जिसका मैं एक अंश रहा हूं, हमेशा ये कोशिश रही है और ये रहेगी कि भारत की जो प्रोमिनेंस है वो बढ़ती जाए, पॉपुलैरिटी बढ़ती जाए और भारत का साथ ज्यादा से ज्यादा देश दे। ओके, सही बात आपने कहा। भारत का जो इंटरनेशनल, अगर अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में देखेंगे, भारत का प्रोफाइल जो है बढ़ रहा है। अभी भी जब इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियां जो तमाम जो है लोकप्रियता के पैमाने पे मापती है, तो वो कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। तो ये तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है ये सेलिब्रेट करने का विषय है। इसलिए जब प्रधानमंत्री जाते हैं, विदेश दौरे पर जाते हैं, तो उसके पहले ही अगर कांग्रेस इस तरह के हमले करती है तो इससे बचा जाना चाहिए। और ये पहला मौका नहीं है, कांग्रेस बार बार ऐसे करती है। मैं आऊंगा इस पर, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आऊंगा इस पर कि मोदी की जय जयकार तो कांग्रेस में क्यों हाहाकार। आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद।
Gut, शाबाश। ये हो गया। Kami Chacha. 안녕하세요, 쪽박토상 지제도. 양용 선저기 땅바. 옛날 딜라스 편장 연구액면도 그 작당 율패저기면도. ये सफर है सौराष्ट्र तमिल संगमम का और ये 10 दिन का कार्यक्रम वाकई बेजोड़ है। कितना प्राइम मिनिस्टर आया, इन लोग तो ऐसा काम करने के लिए सोचा भी नहीं। मोदी जी थॉट एक भारत श्रेष्ठ भारत। सभी माध्यम का लोगों को गुजरात ले आकर इधर सोमनाथ दर्शन, द्वारका दर्शन, सरदार पटेल स्टैचू, ये सभी दर्शन करने के लिए एक मौका अभी मिला है। एक भारत, एक भारत, एक भारत, एक भारत। दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री की जय जयकार, लेकिन कांग्रेस क्यों है बेकरार, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर, 6 दिन की यात्रा पर जो है वो रवाना हो चुके हैं, जापान पहुंच चुके हैं। जापान में एक बार फिर भारतवंशियों में खूब उत्साह देखने को मिला। मोदी मोदी के लोग नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम जो है नारे लगा रहे थे। लेकिन कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इसको लेकर पहले ही एक ट्वीट कर दिया है और इसे एक फेक नैरेटिव बताया, ये सब कुछ जो होता है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान जो है जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रभुदयाल जी जुड़े हुए हैं, भारत के पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। शहजाद पूनावाला जी कांग्रेस के जो है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव हैं जो एनसीपी के प्रवक्ता हैं। कमरू चौधरी कांग्रेस के नेता हैं। शहजाद पूनावाला, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आप इससे पहले कुछ बोले, लेकिन एक सवाल का जवाब जो है, जो कमरू चौधरी जी ने पहले कहा था, उन्होंने कहा कि भाई ये सब जो है, ये सब प्लान किया जाता है। जो हम देखते हैं कि वहां नारे लग रहे हैं मोदी मोदी के, वहां पर जो है बड़ा लोग स्वागत कर रहे हैं, वो सब, ये सब चीजें प्लान करती है बीजेपी। नहीं, मुझे जहां तक याद है कि कई बार जब पूर्व में भी कुछ प्रधानमंत्री गए थे तो उनके भी स्वागत में भारतीय समुदाय जो वहां पर था, जितनी उनकी क्षमता और जितनी उनकी लोकप्रियता थी उसके हिसाब से वो उस समय पर भी उन समय के प्रधानमंत्रियों को स्वागत करने के लिए आए थे। तो क्या वो भी प्लानिंग के तहत किया गया था? और देखिए, जब भारत के प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर जाते हैं तो वो 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिबिंब है। तो वो केवल नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं हो रहा है, वो भारत का स्वागत हो रहा है। तो इसमें किसी को क्या खलल हो सकती है? हाँ, खलल ये होती है, और मैं आपको 3 उदाहरण गिनाता हूं। जब G20 का लोगो तय किया गया और वो G20 का भारत का लोगो था, और वो लोगो क्या था? हमारा राष्ट्र फूल या कमल, जो हमारे संस्कृति का भी हिस्सा है। मां लक्ष्मी भी कमल पर विराजमान होती है, मां सरस्वती भी कमल पर विराजमान होती है। उसका भी विरोध किसने किया? जिस पार्टी में कमलनाथ है, जिस पार्टी में राजीव कई सारे हैं, उन्होंने विरोध किया। दूसरा, जब भारत के लोगों को भारत वापस सुरक्षित लाने का काम, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे यूक्रेन हो, बड़े पैमाने पर किया गया, और उस समय पर किया गया जब बड़े बड़े देश उसको नहीं कर पा रहे थे, तब भारत के लिए कठिन परिस्थिति पैदा हो। वो कौन कर रहा था? अभी हक्कापक्की जो हमारा सूडान में भी जो समस्या चल रही थी, उस समय पर भी किस प्रकार से राजनीति की गई।
तीसरा, जब कोविड का कालखंड आया और भारत ने 2 आत्मनिर्भर वैक्सीन बनाकर अपने नागरिकों को सुरक्षा कवच दिया, तो उन वैक्सीन को भी किस प्रकार से कटघरे में खड़ा किया गया और विदेशी वैक्सीन जो फेल हो गई, मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन, साइनोफार्म की वैक्सीन फेल हो गई, उसकी वकालत करने में कौन लोग लगे हुए थे? और बाकी सब तो छोड़िए अशोक जी, मैं तो मान लेता जब डीजीएमओ कहता है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो उस सर्जिकल स्ट्राइक का भी प्रमाण मांगना और पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाना 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर, तो मोदी के प्रति इतनी घृणा है कि मोदी से नफरत करते करते आप देश से नफरत करने लगो। उसका एक परिचय आज कमरू चौधरी ने फिर से आपके शो पर दिया है, जिस प्रकार से उनका नफरत मोदी के प्रति करते करते भारत वंशियों के प्रति आ गए। ओके, कमरू चौधरी रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं एक बात ये भी कमरू चौधरी जी, मैं इस बात पर आऊं क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। हर बार ऐसा होता है, प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो कांग्रेस इसी तरह से की छींटाकशी करती है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप विदेश नीति पर एक अलग से डिबेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विदेश नीति को लेकर आप ये भी बात कर सकते हैं कि भाई वहां पर वो जाके जो बयान देते हैं उनमें कुछ आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर मैं कह रहा हूं जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो कांग्रेस लगातार अटैक करती है। मई 2022 में जब प्रधानमंत्री गए थे तो कांग्रेस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, देश में संकट छाया है मगर साहिब को विदेश भाया है। साहब कोई विदेश घूमने नहीं गए थे, विदेश नीति के एक तहत गए थे, विदेश भारत के विदेशों से संबंध बढ़ाने के लिए गए थे। इसी तरह से और बाकी सब छोड़िए, 2014 जब प्रधानमंत्री चुनकर आए थे पहली बार, 2014 में मेडिसिन स्क्वायर गार्डन जाते हैं, आप लोग कहते हैं कि वहां उनका भाषण टेलीकास्ट क्यों किया जा रहा है? तो इतना ये सब ये नफरत ही तो दिखा रहा है। अशोक जी, आप जिस भाषा से बात कर रहे हो कि कांग्रेस पार्टी मोदी जी का खिलाफ कर रहा है, यानी कि हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहा है, शहजाद भाई ने वही बात बोला। मैं एक चीज दोहरा देता हूं, मोदी हिंदुस्तान नहीं है और ना ही हिंदुस्तान मोदी है। मोदी का विदेश नीति को लेकर, विदेश दौरा को लेकर ये भाजपा वाले या बोलिए इकोसिस्टम बोले जिस तरह से डिंडोरा पीटता है, उस पर आपत्ति है हमको। आप क्यों आपत्ति, आप ये बोलिएगा कि आज पार्लियामेंट के तहत यही मोदी सरकार ने ऐलान किया कि 2014 से लेकर 2018 तक 2021 करोड़ रुपया मोदी जी का विदेश सफर में हिंदुस्तान ने खर्चा किया। आज उदाहरण का तौर में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में क्वाड समिट जो कैंसिल हो गया ऑस्ट्रेलिया में, उसमें लेकिन फिर भी हमारा देश का प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां पे, बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दूसरा बात, जब यूक्रेन और रशिया में जब युद्ध छेड़ा है, वहां पे क्या ऐलान किया गया यहाँ पे कि मोदी जी ने फोन करके जेलेंस्की और पुतिन को कि वहां पे युद्ध विराम करा दिया ताकि हमारे वहां से छात्र वापस आ सके। ये इस तरह का बेहुदा बातें पे कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। आज जिस तरह से हजारों किलोमीटर चीन ने कब्जा करके बैठा हुआ है और प्रधानमंत्री जो है कि जिनपिंग के साथ में झूला झूलते हैं, तो उस पे आपत्ति है कांग्रेस पार्टी को। और जब शपथ लेते हैं 2014 में, तो वही मुशर्रफ को लाकर यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रण करते हैं और दूसरे दिन में कांग्रेस हिंदुस्तान पे आक्रमण करती है। कमरू जी एक मिनट, मैं बड़ा साफ कह दूं कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत दो अलग अलग चीजें हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। आपने शुरुआत वहां से करी, इसमें कोई दोहराई नहीं। और मैंने ये भी नहीं कहा, ना किसी ने कहा कि आप भारत की में आप प्रधानमंत्री की आलोचना ना करें, लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव जी भी यहां बैठे हैं, एनसीपी के विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भारत में हम खूब विरोध करेंगे, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश दौरे में जाएंगे तब हम तब उस वक्त जो है वो विरोध नहीं करेंगे, उन्होंने कहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि इन सब चीजों का विरोध था। मैं कह रहा हूं 2014 में मई में प्रधानमंत्री जो है शपथ लेते हैं, पहली बार आपने जो सारे इंसिडेंट गिनाए वो बात के हैं। मई में वो प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद सितंबर में वो जो है मेडिसिन स्क्वायर गार्डन जाते हैं, कांग्रेस हमलावर हो जाती है कि ये क्या इतना बड़ा शो क्यों किया जा रहा है, क्यों भारतवंशियों से इतना बड़ा, ये इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ, उनका भाषण क्यों टेलीकास्ट हो रहा है। ये तो नफरत ही दिखा रहा है ना। आप अगर थोड़ा रुककर किसी इशू पर विरोध करते समझ में आता, लेकिन प्रधानमंत्री के बोलने से पहले आप उनका विरोध शुरू करते हैं, तो ये तो नफरत नहीं तो और क्या है। अशोक जी, मेरे को 10 सेकंड और दीजिएगा। देखिए, पहला बात तो ये, जब आप स्वीकार कर लिया कि मोदी हिंदुस्तान नहीं है और हिंदुस्तान मोदी नहीं है, और ना ही आलोचना करना मोदी जी का हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना है, पहली नंबर चीज, जब ये आप राजी हो रहे हो तो आप बताइए कौन सा तुक पे जाकर भारत के प्रधानमंत्री जाकर किसी देश के चुनाव में जाकर वहां पे हिस्सेदारी लेकर वहां पे प्रचार कर, फिर आप 2019 में पहुंच गए, आप 2019 में पहुंच गए। कमरू जी, मैं 2014 से शुरू कर रहा हूं, जो ये दिखाता है कि कांग्रेस में नफरत है। 2014 में मैं 2014 से बात कर रहा हूं। सुनिए,
सुनिए 2014 में जब यहाँ पे मुशर्रफ जी को बुलाया गया कि आप आइए हमारा शपथ ग्रहण में, हमारा यहाँ पे मुशर्रफ नहीं थे सर, आप आइए हिंदुस्तान में, मुशर्रफ नहीं थे, नवाज शरीफ थे। तमाशा देखिए उसके बाद मुशर्रफ जाकर क्या किया सर, मुशर्रफ नहीं थे, नवाज शरीफ थे। आतंकवादी को भेजना चालू किया यहाँ पे। वाह, आपने क्या किया वहां पे? गजब। मतलब आप तो उसका वही मैं कह रहा हूं, एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं। आपको अगर इस बात से, मैं यही कह रहा हूं, आपको इस बात से आपत्ति थी कि नवाज शरीफ को क्यों बुलाया, तो उसका घर में विरोध कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस की ये पॉलिसी के तौर पर दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जब विदेश जाएंगे तो उनका विरोध करना ही करना है, और ये नफरत दिखाता और कुछ नहीं। ब्रिजमोहन जी आपने कहा ये नफरत का बात नहीं सर, ये नफरत है, ये नफरत है। मैं कह रहा हूं सर, ये आपकी इच्छा है सर, आप ना माने, लेकिन मैं कह रहा हूं आप अगर मेडिसिन स्क्वायर गार्डन से आप विरोध शुरू करते हैं तो ये दिखाता है कि आपको उनका प्रधानमंत्री बनना ही पसंद नहीं आ रहा, और इसलिए आप उनका हर मोर्चे पे विरोध करेंगे। ठीक है अशोक जी, मोदी जी का एक पर्टिकुलर अभी रिसेंट इंसिडेंट में बता रहा हूं। नहीं, एक मिनट सर, कमरू जी प्लीज, मेरे साथ दो मेहमान और भी है। मैं लेटेस्ट इंसिडेंट आपके पास बहुत होंगे जिन पर आप आलोचना कर सकते हैं, और मैं उन पर एक मिनट से आप, और उन पर मैं आपको रोकूंगा भी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि लेटेस्ट इंसिडेंट पे नहीं, मैं इस वक्त बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री के विदेश दौरे। जी शहजाद, क्या दिखा रहे हैं आप? मैं उसके बाद ब्रिजमोहन जी के पास जाता हूं। कमरू जी ने वैसे मुशर्रफ जी पहले कहा, हाँ। मुशर्रफ के मरने पर शशि थरूर ने उनके विषय में कहा कि वो फ्रेंड टर्न्ड फो थे, जो एम्बेसडर ऑफ पीस थे। ये शशि थरूर का बयान था, उन्होंने ट्वीट करके कहा था। कांग्रेस के सांसद है शशि थरूर, कंडोल्स परवेज मुशर्रफ्स डिवाइस, कॉल्स हिम फोर टर्न्ड फ्रेंड, रियल फोर्स फॉर पीस। ये उनका बयान। जाहिर सी बात है, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। डबल स्टैंडर्ड दिखते हैं यहां पर कि आप नवाज शरीफ को बुलाने का विरोध करेंगे, लेकिन मुशर्रफ को आप कहेंगे कि वो तो हमारे दोस्त थे, शांति के मसीहा थे। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, ये राजनीति जो है, ये तो आपने जो शुरू में ही कहा, मैं सैद्धांतिक रूप से आपकी बात में तर्क सीखता है। लेकिन ब्रिजमोहन जी, जब मेडिसिन स्क्वायर गार्डन का जब कार्यक्रम था, उस वक्त शरद पवार जी ने भी विरोध किया था। मैं अभी चेक कर रहा था, उस वक्त शरद पवार जी ने भी कहा था कि भाई उनका भाषण जो है टेलीकास्ट इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखिए, उस समय जब आदरणीय शरद पवार जी ने इस मुद्दे को उठाया था, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश की राजनीति में इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं मेडिसिन स्क्वायर गार्डन की बात कर रहा हूं सर, 2019 की बात नहीं कर रहा मैं 2014 की बात कर रहा हूं। उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहां की स्थानीय राजनीति के बारे में इस बात को कहा था, क्योंकि जो वहां पर उस समय जितने सेनेटर्स और जितने वहां पे अपर हाउस के लोग आए थे, वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे। उस बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय शरद पवार जी ने इस बात को कहा था। मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, अभी शहजाद भाई ने आदरणीय शशि थरूर के IQ के ऊपर प्रश्न उठाया है। देखिए, शशि थरूर साहब, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वो यूनो में रहे, वो विदेशी राजनीति के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार से विदेशों के संबंध किसी देश से बनाए जा सकते हैं या किस ढंग से बिगड़ते हैं। मैं इस बात की कल्पना करता हूं कि क्या कभी ऐसा होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में क्या इस प्रकार का कभी विचार आएगा जो कांग्रेस के नेताओं में था कि उन्होंने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रतिनिधित्व करने भेजा। ये जो एक कुंठा है, इस कुंठा का हल तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या कभी ऐसा वक्त आएगा? क्यों इस मुद्दे पे विचार नहीं करते, क्यों उनको इतनी नफरत है रिस्पॉन्ड कीजिए कांग्रेस के लोगों से? आप जरा शहजाद और शहजाद जी और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी को ले आइए आमने सामने। हाँ शहजाद जी, सबसे पहले तो शशि थरूर ने उस व्यक्ति के बारे में ये टिप्पणी की जो आर्किटेक्ट ऑफ कारगिल और जो हमारे शहीदों के खून के लिए जिम्मेदार था। मैं इसका खंडन करता हूं और पूरी जोर शोर से खंडन करता हूं। देखिए अशोक जी, एक एक करके हाँ ब्रिजमोहन जी रिस्पॉन्ड करने पे बताइए, उन्होंने बिरयानी खिलाई अटल जी ने। शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी आप बताइए कैसे? नहीं, एक एक करके आप दोनों साफ विंडो में हैं, लेकिन एक एक करके बोलें प्लीज। हाँ शहजाद जी। दूसरी बात अशोक जी, जब भारत की सेना ने वीरता दिखाई 71 के युद्ध में, तब क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने खड़े होकर सबूत मांगे? पर उसके उलट जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और वाजपेयी जी को बोला कि आप जाओ वाजपेयी, आप हमारा पक्ष रखो, वाजपेयी जी ने सबूत मांगे। हाँ, पर उसके उलट जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और डीजीएमओ ने अनाउंस किया
यूनाइटेड स्टेट्स में तो ओसामा को मारा गया तो ओबामा ने आके अनाउंस किया, एक नेता ने अनाउंस किया, नॉट द आर्मी। पर यहां पर आर्मी ने जब अनाउंस किया तो किसने सबूत मांगे भाई? किसने बालाकोट एयर स्ट्राइक का, जिसका एयर चीफ ने कहा, बाकी एजेंसीज ने कहा, उसका सबूत किसने मांगा? क्या इसको पॉलिटिकल लीडरशिप ने अनाउंस किया था? और यही अंतर है, अमेरिका में ओबामा ने अनाउंस किया तब भी कोई रिपब्लिकन खड़े होकर नहीं कहा कि ओसामा की लाश दिखाओ। यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक के विषय में डीजीएमओ ने कहा, तब भी यहां पर कहा गया सबूत दिखाओ। ओके, ये अंतर है। ओके, आज का तब के विपक्ष। ओके, ब्रिजभूषण जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मेरा सवाल ब्रिजभूषण जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, शहजाद जी जो कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये ठीक बात नहीं है अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर है। वैसे देखिए, आपने कहा कि भाई क्या बीजेपी भेजेगी, सवाल यह है कि मैं फिर कह रहा हूं कि मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार शपथ लेते हैं, पहले दौरे पर अमेरिका जाते हैं और वहीं से कांग्रेस उनका विरोध शुरू कर देती है। तो फिर सवाल है, और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजों का सबूत मांगती है। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि इनको हटाने में हमारी मदद कीजिए। तो फिर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं पर कैसे ट्रस्ट करके विदेश नीति के मामले में उनको विदेश भेज दें, जैसे नरसिंह राव ने किया? शहजाद भाई ने अगर अपने पूर्व मित्र राहुल गांधी जी के कश्मीर में दिए गए बयान को सुन लिया होता, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने जब इस मुद्दे को उठाया फिर से सर्जिकल स्ट्राइक वाले मुद्दे पे, तो उन्होंने अपने यात्रा के समापन पे, भारत जोड़ो यात्रा के समापन पे राहुल जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि मैं इस मुद्दे पे अब कोई विवाद नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये बात जब सेना से सामने आ गई है उसके बाद अब उन्होंने खुद ने खून की दलाली पूरी बात हो जाए। ये बात राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच में दिग्विजय सिंह जी के स्टेटमेंट के बाद कही। मैं सोचता हूं उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। अगर इसके पहले कभी ऐसी कोई बात हुई भी है तो उसको उन्होंने स्पष्टीकरण देकर पहले हुई है, ठीक किया है। लेकिन मेरा कहना फिर वही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी इस देश को इतना बड़ा दिल दिखाएंगे कि विपक्ष के किसी एक व्यक्ति को कह दें कि जाके आप देश में विदेश के किसी दौरे में या तो साथ चलिए या नहीं तो आप चलिए। ओके, शहजाद जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं प्रभुदयाल जी आपके पास आ रहा हूं। शहजाद जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अरे अपेक्षा तो उनसे करेंगे जो यूके में जाकर ये ना कहे कि भारत का डेमोक्रेसी मर चुका है, आप हमारे देश में आकर इंटरवीन करो, आपके हस्तक्षेप की जरूरत है। ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम को बोलकर आए राहुल जी। अब आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो भारत का पक्ष रखेंगे, जो भारत की संप्रभुता को छिन्न भिन्न करते हैं विदेशी धरती पर। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, इस प्रकार से बीच में मत बोलिए। दूसरी बात, मुझे बताइए कि दिग्विजय सिंह एक लौते ऐसे अपवाद है क्या? उन्होंने तो एक बार कहा, परंतु उनके बाद अलावा भी राहुल गांधी ने स्वयं सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहा। उनके नेता आज भी पुलवामा पर सवाल उठाते और कहते हैं कि पुलवामा पाकिस्तान ने नहीं किया। 26/11 को आरएसएस और हिंदुओं की साजिश बताना। सर्जिकल स्ट्राइक पर आज भी सबूत ये लोग मांगते, कहते कौन मरा, और चील कौवे मरे बालाकोट में, ये भी कहते हैं। एक हो तो बताऊं, 500 तो ऐसे स्टेटमेंट है। क्या कार्रवाई की कांग्रेस ने? ओके, मैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर प्रभुदयाल जी के पास आऊंगा। प्रभुदयाल जी ने पहले ही कहा कि भारत की जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो भारत का प्रोफाइल बड़ा है। जब भारत का प्रोफाइल बड़ा है तो भारत के प्रधानमंत्री का भी प्रोफाइल स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। और ऐसे में अगर मोदी के नारे लगते हैं तो मुझे लगता है उसको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत की बात हो रही है, वो भारत की बात हो रही है। भारत माता की जय भी वहां नारे लग रहे हैं। अगर लोग मोदी कर रहे हैं तो भारत माता की जय भी नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम भी कह रहे हैं, तो उसको मुझे लगता है सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। विदेश में, भारत में आप आलोचना करें नरेंद्र मोदी की, वो सबको स्वीकार, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा हूं, दिल भी बड़ा कर ले तो बड़ा अच्छा आ रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है, आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Kami Chacha. 안녕하세요, 쪽 박도상 지제도. 양용 선저규 땅바.
Yan na dilas penca yongwek minduk jaktang yulpe zergi mindu. मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो 2 टूक आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की विदेश दौरे पर हैं। जापान में एक बार फिर से उनकी यात्रा को लेकर भारतवंशियों में खूब उत्साह देखा गया और इधर कांग्रेस थोड़ी बेकरार है। तो जब मोदी की या प्रधानमंत्री की हो रही है दुनिया भर में जय जयकार, कांग्रेस क्यों है बेकरार, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। प्रभुदयाल जी कुल मिलाकर देखें तो ये आपको लगता है एक प्राइड मूवमेंट होता है और लेकिन उसके पहले कमरू चौधरी जी ने विदेश नीति को लेकर कई चीजें कही। आपने उनको देखा होगा, सुना होगा। वो कह रहे हैं कि हमने कई मोर्चों पर, विदेश नीति के मोर्चों पर भारत की जो इस वक्त पॉलिसी है वो ठीक दिशा में नहीं जा रही है। अशोक श्रीवास्तव जी, मुझे तो कभी कभी ये लग रहा है कि मैं इस डिबेट में क्या कर रहा हूं। मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। जी। पॉलिटिक्स से मैं कोसों दूर रहता हूं। मैं सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हूं और मैं जो कुछ कहूंगा उसको कृपा करके सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट के कथन के तौर पर देखा जाए। पहली बात तो ये, दूसरे देशों से दोस्ती बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारे टॉप लीडर्स उन देशों में जाएं। अब तक बहुत कम हम ये देख रहे थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स दूसरी कंट्रीज में जाते थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए जितने देशों में अब जा रहे हैं उसकी उन सब देशों में वाह वाह हो रही है। दूसरी बात, हमने ये बहुत कोशिश की कि जो फॉरेन पॉलिसी के मामलों में पॉलिटिकल पार्टीज पे एकता रहे और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जब हमारा डेलीगेशन जाता है तब वो अलग अलग पार्टी से लोग उसमें शामिल होते हैं और बहुत एकता बनाए रखते हैं। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे लगे कि वो पॉलिटिकल डिवीजन जो है फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो मेरे विचार में ऐसे डिस्कशन में भी कुछ ऐसी बातें ना आए जिससे जो बाहर के लोग हैं गलत समझ बैठे कि हम फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स में भी डिवाइडेड हैं। तीसरी बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जरूर नवाज शरीफ जी को अपने शपथ ग्रहण सेरेमनी में बुलाया था। उसके बाद वो उनके यहां उनकी जो रिश्तेदार की शादी में भी गए थे। वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए उन्होंने सब पड़ोसियों के साथ कोशिश की कि अच्छे रिश्ते बने। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब लाहौर गए उसके फौरन बाद ये पठानकोट का अटैक हुआ तो उसके बाद से वो दोस्ती का हाथ उन्होंने वापस रख लिया। दोस्ती का हाथ बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन जब ये एनालिसिस हुई कि दूसरी तरफ से ठीक रिएक्शन नहीं आ रहा है तब हमने भी अपना रिएक्शन एडजस्ट कर लिया। और चौथी और आखिरी बात यह है कि जो भारतीय समुदाय अमेरिका में है, मैं न्यूयॉर्क में कौंसिल जनरल था, आप विश्वास कीजिए उसने भारत के हितों को आगे बढ़ाने में जो कार्य किया है वो बहुत प्रशंसनीय है। बहुत अच्छा कार्य किया और भारत की जो छवि है
उनके कार्यों की वजह से बहुत अच्छी हुई है। तो मेरे विचार में कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए हमारे ऐसे डिबेट्स में जिससे उन लोगों को और उस तरह के और दूसरे लोगों को ठेस पहुंचे। बिल्कुल आपने सही बात किया, और मैं इसलिए आपको राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में नहीं ले रहा था जब तू मैं चल रही थी। मुझे मालूम था कि आप जाहिर सी बात है एक विषय से जुड़े हुए हैं और आपको एक विशेषज्ञता वहीं तक रहे तो ज्यादा। कमरू जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए 30 सेकंड में, फिर मैं शहजाद जी से आखिरी कमेंट लूंगा। देखिए, सबसे पहला बात यहाँ पे जो मेन डिबेट का आज मुद्दा हो गया कि प्रवासी भारतीयों को लेकर आज जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनका एक स्टेटेड पॉलिसी था जो कि भारत छोड़कर जा चुके उनके बारे में कि ये लोग भारत के अंदरूनी मामले में ना हिस्सा ले, जहां पे वो सिटीजनशिप ले चुके हैं वो उस देश के लॉयल नागरिक बनकर रहे। ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटेड पॉलिसी है। और हम आज भी समझते हैं कि विदेशी जो हिंदुस्तान को सिटीजनशिप त्याग कर जा चुके हैं वो हिंदुस्तान का इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा का स्टैंड रहा। दूसरी बात यहां पे जहां पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस आए हैं नरेंद्र मोदी जी आने के बाद में, सबसे पहला शहजाद भाई ने उठाया ये पैलेस्टाइन और इसराइल की तरफ जो पॉलिसी है। आज सेकंड पॉलिसी में मैं बात करता हूं यूक्रेन और रशिया की तरफ जो पॉलिसी चेंजेस हुआ हिंदुस्तान का। आज जिस तरह से हमने तेल खरीदा रशिया से इंडियन पैसा देकर काफी कम दामों में, बहुत जय जयकार हुआ, मोदी जी का बहुत जय जयकार। आज रशिया लेने से इनकार किया। लेकिन रुकिए, यहाँ पे कैच पॉइंट ये है यूरोपियन यूनियन ने आज धमकी दे रहे हिंदुस्तान को कि हम हिंदुस्तान के ऊपर में सैंक्शंस लगाएंगे। तो ये कौन सा मोदी नीति है जिसको भारत को और आगे ले जा रही है? शहजाद जी रिस्पॉन्ड कीजिए जो तमाम बातें की, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कह रहे हैं कि भाई जो भारत छोड़ के चले गए भारतवंशी हैं, भले ही उनके दिल में भारत हो सकता है, लेकिन आप लोग उनको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में यूज करते हैं। कहां डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में यूज हो रहे हैं? हमारे देश के राजदूत और एम्बेसीज होते हैं, ये हमारे देश के राष्ट्रदूत है और इसीलिए ये देश के विषयों को अंतर्राष्ट्रीय समाज पर अपनी स्वेच्छा से रखते हैं और भारत का झंडा बुलंद करते हैं। और यदि वो भारत के लिए खड़े हैं, अडिग है, तो उसमें उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है? क्या उनमें विवेक नहीं है? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि राष्ट्र नीति राजनीति के ऊपर होती है, विदेश नीति राष्ट्र नीति का हिस्सा होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति राष्ट्र नीति का हिस्सा होता है। कांग्रेस को मोदी से नफरत है, कांग्रेस को भाजपा से नफरत है, वो नफरत जायज है रखे, परंतु भारत के प्रति नफरत को इसमें तब्दील ना होने दे। एक जल्दी से वो कह रहे हैं कि भाई आपने जो पॉलिसी रूस और यूक्रेन को लेकर करी उसमें यूरोपीय यूनियन जो है अब वो धमकी दे रहा है, कह रहे हैं कि भारत को आपने एक तरह से जो है एक गलत मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया विदेश नीति के मामले। देखिए, इस पे तो प्रभु दयाल बताएंगे कि आज भारत ऐसे उस केंद्र में खड़ा है कि ईस्ट ब्लॉक हो या वेस्ट ब्लॉक हो, ये दोनों लोग अपेक्षा करते कि भारत एक अगर अमन और शांति की पहल कर सकता है तो भारत देश कर सकता है। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने एक प्रस्ताव दिया था कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी पोप और मोदी जी उस कमेटी का हिस्सा बने जो दुनिया की शांति के लिए प्रयास कर सकता है और यूक्रेन रशिया की शांति के लिए प्रयास कर सकता है। चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन का पक्ष हो, वो दोनों लोग अगर किसी एक व्यक्ति से बात कर सकते हैं तो वो प्रधानमंत्री मोदी है। अगर इसके बाद भी अगर कोई कहे कि भारत की पोजीशन वीक हुई है तो मैं उसके ही समझ पर तरस खा ओके, माफी चाहता हूं, समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रभु दयाल जी एक गैर राजनीतिक टिप्पणी रूस और यूक्रेन के संदर्भ में, क्योंकि चर्चा आ गई और यूक्रेन के जो है राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मिलेंगे और यूरोपीय यूनियन जो है इस बात से खफा है कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, उसको लेकर जल्दी से एक आपकी आखिरी टिप्पणी प्रभु दयाल जी। वो नेशनल इंटरेस्ट को देख के बनाई है और हमारे नेशनल इंटरेस्ट हमारी पॉलिसी से सर्व हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। एक दूसरी बात, ज्यादातर जो भारतीय बाहर रहते हैं वो वहां उन देशों के नागरिक नहीं है, वो अभी भी भारतीय नागरिक हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं। और ये कहना कि उनको कोई भारत के मामलों से लेना देना नहीं रखना चाहिए, ये गलत है। वो अभी भी भारतीय हैं, दे आर नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु दयाल जी और मेरे सभी मेहमानों। ओसीआई के बारे में बोला, एनआरआई के बारे में नहीं बोला। ओके सर, मेरे पास समय इतना ही है, इस फिलहाल दो टूक में इतना ही, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं, भारत की जय जयकार होती है, तो उसको लेकर सभी को जो है मुझे लगता है उसको लेकर एक गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, उससे परेशान नहीं होना चाहिए, बेकरार नहीं होना चाहिए। पर बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।